मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेकिन इस चैप्टर से पहले अगर तुम देखो तो लेफ्ट साइड में जेडी वॉटसन यानी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का डिस्क्रिप्शन दिया है, जिन्होंने हेलिक्स डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का कि किस तरह से उन्होंने लाइफ में स्टडी और रिसर्च की और दूसरी डिस्कवरीज की, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले। तो इनका डबल हेलिकल मॉडल है, ये हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये पहले पेज पर इन्होंने कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे कि एक स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर जीन सेट होता है, उसे कहते हैं जीन पूल। एक स्पीशीज के अंदर पाए जाने वाले सारे जीन्स के सेट को कहते हैं जीन पूल। ये जीन पूल की डेफिनेशन है, ठीक है। अब उस जीन पूल की वजह से उस स्पीशीज में पैदा होने वाले जो जानवर हैं वो सारे उस स्पीशीज जैसे ही दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं डोंकी की, है ना, या बात करें स्क्विरल की या किसी और जानवर की, तो सब जानवरों में जो पैदा होता है वो बिल्कुल कैसा दिखता है, अपनी स्पीशीज के दूसरे जानवरों जैसा दिखता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता, नॉन आइडेंटिकल होता है। इसका मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके दौरान कुछ इस तरह का सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़े थोड़े चेंजेस भी आते रहेंगे, जिसको वेरिएशन कहते हैं, और साथ में कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज होती रहेगी, यानी कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते रहेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस कैरेक्टर के ट्रांसफर होने को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। और वेरिएशन का मतलब होता है स्मॉल चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन, उसे वेरिएशन कहते हैं। ये वेरिएशन हर स्टेप पर होती रहती है। क्या सिग्निफिकेंस होती है इन वेरिएशन की? ये सर्वाइवल एडवांटेज देती है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होती है वेरिएशंस, और वेरिएशंस हर ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से अलग बनाती है। इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव करने की एबिलिटी अलग अलग है। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट कितना भी चेंज हो जाए, कुछ ऑर्गेनिज्म हमेशा सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि सबके पास अलग अलग एबिलिटी है। तो ये एक तरह का एडवांटेज है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने कुछ ये दिया है, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम अर्ली एज 8000 टू 1000 BC। तो इतने साल पहले से मनुष्यों को ये पता था कि किस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता था। इन्हीं तरीकों का यूज करके उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया, एनिमल हस्बेंड्री एंड डोमेस्टिकेशन, यानी कि जानवरों को पालतू बनाना, ठीक है, जानवरों को ट्रेन करना, उनकी अच्छी और नई ब्रीड्स पैदा करना। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, देखो पेज 70 पर सेकंड लाइन में एक एग्जाम्पल है, साहिवाल काउज इन पंजाब। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है या ब्रीड्स हैं, जैसे डॉग्स का भी डोमेस्टिकेशन ह्यूमंस ने कैसे किया, सेलेक्टिव ब्रीडिंग से। उन्होंने ये देखा कि अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस डॉग में है, उनको आपस में ब्रीड कराया, और जिस वजह से उनकी क्या बन गई, आपस में मेटिंग की वजह से एक ब्रीड बन गई। आज हम देखते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के डॉग्स हैं, और सब अलग अलग फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हैं। स्पेशलाइज्ड होने का मतलब ये है, जैसे कोई किसी के पैर छोटे हैं, जैसे कोई वेल बिल्ट है ना, जैसे कोई लीन एंड टॉल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस वजह से हैं, जैसे कि रॉटवीलर अलग होता है ना, जर्मन शेफर्ड अलग होता है, डॉबरमैन अलग होता है, पोमेरियन अलग होता है, अल्सेशियन अलग अलग होता है। तो ये इन सब के अंदर अलग अलग फीचर सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से है कि हमने क्या किया कि सारे जो ऑर्गेनिज्म थे एक स्पीशीज के, उनको आपस में ब्रीड ना करने देकर उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए उनकी विशेषताओं के हिसाब से, और उन ग्रुप्स को आपस में ही ब्रीड करने दिया, एक दूसरे से नहीं। और फिर कुछ समय के बाद क्या हो गया, वो छोटी छोटी कैटेगरीज ब्रीड्स के रूप में डेवलप हुई, इसको ब्रीडिंग कहते हैं। इसका कंसेप्ट तुमने उसमें भी पढ़ा था क्लास 10th में। 10th क्लास में ये पढ़ा था कि किस तरह से ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट करके कैबेज और उसके अलग अलग टाइप्स को डेवलप किया। अब हम आते हैं पेज 70 पर, जहाँ दिया मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के लॉ क्या थे, पहले देखते हैं कि मेंडल कौन थे।
मेंडल एक प्रीस्ट थे, प्रीस्ट यानी कि पादरी या पुजारी, लेकिन उनके पास जब वो इस पोस्ट पर थे तब उनके पास काफ़ी समय और काफ़ी जगह थी। तो उन्होंने क्या किया कि चूंकि वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ट्रेंड थे, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जिसमें डेटा को हैंडल किया जाता है, इसमें बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी चार्ट्स ये सब बनाए जाते हैं। तो उसमें उन्होंने उन अपनी क्षमताओं का यूज़ करके उन्होंने ये देखा कि क्या कोई मैथमेटिकल प्रिंसिपल या मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी हैं इस बात पे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कोई तो लॉज या कोई तो रूल होगा जो इसको भी गवर्न करता होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लांट को सिलेक्ट किया और वो ऑर्गेनिज्म यानी कि मॉडल ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो कम समय में तेजी से रिप्रोड्यूस कर सके, जिसके कैरेक्टर्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, है ना, और जिसको सस्टेन करने के लिए कम से कम रिसोर्सेज की ज़रूरत हो। जैसे कि अगर वो रेड्स को यानी चूहों को सेलेक्ट करते तो चूहों को पालना और चूहों को लंबे समय तक मेंटेन करना मुश्किल काम है, और दूसरे चूहों की जो वो गेस्टेशन पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पी प्लांट। तो इसीलिए पी प्लांट एक सूटेबल ऑर्गेनिज्म था, टेस्ट ऑर्गेनिज्म। अब देखो मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुए या मेंडल का क्यों सिग्निफिकेंट वर्क है, क्योंकि मेंडल ने मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई किया पहली बार बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, इसीलिए वो सिग्निफिकेंट है ना। तो उससे उनके जो आंकड़े या उनके रूल थे, जो उन्होंने ये रूल्स लॉज बनाए, ये कैसे हो गए, ज़्यादा प्रभावी हो गए। तो अब हम एक एक करके स्टडी करते हैं इनके लॉज। सबसे पहले आते हैं मेंडल का फर्स्ट लॉ, जिसका नाम है, देखो जैसे जैसे मैं लॉज बताता रहूँगा वैसे वैसे कुछ नई टर्म्स आती रहेंगी, उनको मैं साइड में एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो उनका सबको डेफिनेशन याद रखनी है जो मैं बताऊँगा। मेंडल का फर्स्ट लॉ ये कहता है when two different alleles are present in an organism or cell, one of them expresses itself, one of them expresses itself rather than a mid. When two different alleles are present in an organism or cell, one of them expresses itself rather than a mid condition. अब चूंकि ये वाला लॉ मैंने क्लास 10th में भी पढ़ाया था तो तुम लोगों को याद आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि एलीट क्या होता है, एलीट। इसके बाद हम देखेंगे जीन क्या होता है, फिर हम देखेंगे होमोजाइगस क्या होता है, और फिर देखेंगे हेटेरोजाइगस क्या होता है। पहले देखते हैं एलीट क्या होता है, सॉरी जीन क्या होता है। जीन की डेफिनेशन ये है, दीज आर द जेनेटिक यूनिट्स या जेनेटिक फंक्शनल जेनेटिक यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से अगली जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होने की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, पहले मेंडल के समय में ये जीन वाले टर्म नहीं दी गई थी, उस समय इनको कहा गया था फैक्टर्स। फिर बाद में देखा गया कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से पास ऑन होती है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को जीन कहेंगे। जीन का मतलब होता है डीएनए की फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए which are units of inheritance। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होने वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो इन यूनिट्स में ट्रांसफर होते हैं। जैसे
जैसे तुमने सुना होगा एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, और उसी तरह से फोर्स की न्यूटन होती है। और उसी तरह से जीन्स, कितने जीन्स ट्रांसफर हुए उसकी कितने कैरेक्टर ट्रांसफर हुए उसकी यूनिट होती है जीन। और ये डीएनए की फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि डीएनए तो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बहुत सारा कंटेंट है न्यूक्लियस में। उसमें से जो वो जीन्स के रूप में काम करता है। जैसे ये जो बुक है, अब ये बुक क्या है, बहुत सारे सेलुलोज के फाइबर्स का मिक्सचर है, लेकिन ये किस रूप में अरेंज्ड है, ये पेजेस के रूप में अरेंज्ड है। तो उसी तरह से वहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल तो बहुत सारा है, लेकिन वो अरेंज किस फॉर्म में होता है, जीन्स के फॉर्म में। ठीक है, चलो। और इसमें भी क्या तुम देख रहे हो कि ये जो पेजेस हैं, ये पेजेस कई सारे पेज मिलके एक चैप्टर बनाते हैं। उसी तरह से कई जीन्स लोकेटेड होते हैं किस पे, एक क्रोमोसोम पे, लेकिन सारे के सारे चैप्टर्स किस में, एक ही बुक में है। उसी तरह से सारे के सारे क्रोमोसोम किस में होते हैं, एक ही न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल से तुम समझ सकते हो। अब इसके बाद बात आती है एलील। एलील क्या होते हैं, दीज आर फंक्शनल वेरिएंट्स ऑफ जीन। जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स, उनको एलील कहा जाता है। जैसे कि एक स्विच होता है, स्विच या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। उसी तरह से जीन के भी दो फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म, उन दोनों फॉर्म्स को एलील कहा जाता है। एक फॉर्म में जीन ऑफ होता है, एक में वो ऑन होता है। अब आती है बात होमोजाइगस की। अगर किसी सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों एलील एक जैसे हैं तो उस कंडीशन को होमोजाइगस कहते हैं। Alleles are same in organism। और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है, both alleles are different। जैसे सपोज करो कि कोई ऐसी जीन है जो प्लांट की हाइट को, यानी कि इस बात को इंडिकेट करती है कि प्लांट लंबा है छोटा है। तो अगर हम ये कहें कि प्लांट लंबा है तो उसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि दोनों एलील कैसे हैं, टॉलनेस को इंडिकेट करते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, हेटेरोजाइगस वो कंडीशन होती है जबकि दोनों एलील एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कहते हैं। ठीक है, अब देखो होमोजाइगस इस तरह से भी हो सकता है और होमोजाइगस इस तरह से भी हो सकता है। स्मॉल टी भी होमोजाइगस ही कहलाता है, कैपिटल टी भी यही कहलाता है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो थे कंसेप्ट। अब हम आते हैं मेंडल के लॉ। मेंडल का लॉ ये कहता है कि जब दो एलील एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से एक एक्सप्रेस करता है, दोनों एक्सप्रेस नहीं करते, ना दोनों के बीच की कंडीशन आती है। यानी कि प्लांट में अगर एक एलील इंडिकेट कंट्रोल करता है टॉलनेस को, यानी कि उसमें टॉलनेस वाले जीन हैं, और दूसरा कंट्रोल करता है ड्वार्फनेस को, यानी कि शॉर्ट हाइट को, तो उसे स्मॉल टी से इंडिकेट करेंगे। कैपिटल टी इंडिकेट किसको करता है, टॉल हाइट। इसका मतलब इस एलील में कौन से गुण है, ये एलील कंट्रोल करता है टॉल हाइट, इसके होने से क्या आएगी, टॉल हाइट, और इसकी वजह से क्या आएगी, ड्वार्फ, यानी कि शॉर्ट हाइट। ठीक है, टॉल टी कैपिटल वर्ड कौन सा आएगा, जो की चीज डोमिनेंट होगी। देखो मेंडल का लॉ ये कहता है कि जब ये मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो इनमें से एक एक्सप्रेस होगा और एक नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो प्लांट है, जिस प्लांट के पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन है, वो प्लांट कैसा दिखेगा हमें बाहर से, वो हमें टॉल दिखेगा और ड्वार्फ नहीं दिखेगा। इसका कारण ये है कि ये वाला जो एलील है वो इस एलील को डोमिनेट कर देता है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है, यानी कि दोनों एलील अलग अलग होते हैं, तो उनमें से एक दूसरे को डोमिनेट करता है। ये है मेंडल का पहला लॉ। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी कि दोनों एलील अलग अलग होने पर एक
दूसरे को डोमिनेट करेगा। तो जो डोमिनेट करेगा, जैसे इस केस में टॉल है, तो इसको इंडिकेट किससे करेंगे? कैपिटल टी से, है ना। अगर सोचो, अगर ड्वार्फ वाला कैरेक्टर प्लांट में डोमिनेंट होता, यानी ज्यादातर प्लांट ड्वार्फ होते, तो डोमिनेंट का हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल डी और स्मॉल डी, है ना। लेकिन ड्वार्फ वाला कैरेक्टर प्लांट में डोमिनेंट नहीं, यानी ज्यादातर प्लांट हमें ड्वार्फ यानी छोटी हाइट के नहीं दिखते, हमें दिखते हैं लंबी हाइट के। इसीलिए जो डोमिनेंट है उसको हमने इंडिकेट किया है कैपिटल टी से, और जो डोमिनेंट नहीं है उसको इंडिकेट किया है स्मॉल टी। अब आती है दो और टर्म्स, देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर which expresses itself in homo as well as heterozygous condition। ठीक है, तो ये डोमिनेंट एलील की डेफिनेशन है, ऐसा जो कि दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करने का मतलब है कि वो दिखेगा। जैसे पेरेंट के पास अगर कैपिटल टी है, तो तब तो वो टॉल दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन अगर वो कैपिटल टी स्मॉल टी है यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तब भी वो टॉल ही दिखेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, जो कि इंडिकेट किससे होता है? कैपिटल टी से। और स्मॉल टी वाला जो कैरेक्टर है इसको हम कहते हैं रिसेसिव। रिसेसिव कैरेक्टर वो होता है जो कि हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा यानी दिखेगा, वो हेटेरो में नहीं दिखेगा। जैसे ये कंडीशन हेटेरो है, तो यहाँ पर ड्वार्फ वाला कैरेक्टर छुप जाएगा, इससे दब जाएगा, है ना। तो रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है? सिर्फ होमोजाइगस में। इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस, यानी कि स्मॉल टी वाली कंडीशन में अगर किसी प्लांट में स्मॉल टी कंडीशन होगी तो प्लांट की हाइट कैसी दिखेगी? ड्वार्फ यानी कि छोटी। और प्लांट की हाइट अगर टॉल दिख रही है तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी भी हो सकता है। तो ये था मेंडल का फर्स्ट लॉ। अब देखो एक बार फिगर 5.1। इस 5.1 फिगर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? इसमें प्लांट के 7 और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए। फिगर 5.1 में 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स दिए और ये सब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और एक कैरेक्टर रिसेसिव होगा। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया कि इस तरह के 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स की पहचान की। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या लिखा है? सीड शेप। और सीड शेप में जो डोमिनेंट ट्रेट है वो है राउंड। इसका मतलब अगर हम सीड्स को स्टडी करें पी प्लांट के, तो ज्यादातर सीड्स की शेप हमें दिखेगी राउंड, वो डोमिनेंट ट्रेट है। और रिसेसिव कैसा है? रिंकल्ड। इसके बाद नेक्स्ट दिया है सीड कलर। सीड कलर में है येलो एंड ग्रीन। येलो डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है? रिसेसिव। इसके बाद बात आती है फ्लावर की। फ्लावर में डोमिनेंट कलर है वॉयलेट और रिसेसिव है वाइट। पॉट शेप। पॉट फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इनके डायग्राम कैसे हैं तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। फुल का मतलब है कि वो एकदम से फूला है, वो पिचका हुआ नहीं है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि पिचका हुआ।
उसके बाद आता है पॉड कलर, यानी कि मटर की जो फली है पॉड उसको कहते हैं। उसका कलर कैसा है? उसका कलर ग्रीन है या फिर येलो है। फिर आती है फ्लावर की पोजीशन। एक्सियल है या फिर टर्मिनल है? एक्सियल वाला जो है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव। देखो एक्सियल और डोमिनेंट में क्या फर्क है? एक्सियल वाला जो डायग्राम है उसमें तुम देखोगे कि उसमें एक्सिस से निकल के फ्लावर हो रहे हैं, तो जबकि टर्मिनल में क्या है कि जो एंड है वहां पर फ्लावर हो रहे हैं, है ना। टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो टर्मिनल कहेंगे और एक्सियल से निकल के होगा एक्सियल। एक्सियल का मतलब कौन सी पोजीशन होता है? जहां से नोड्स जनरेट होते हैं उसको कहते हैं एक्सियल, क्योंकि यहाँ पर जो बड जनरेट होता है उसको एक्सिलरी बड कहा जाता है, इसीलिए इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और लास्ट में देखो स्टेम हाइट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर लंबा है स्टेम हाइट, अगर प्लांट लंबा है यानी कि टॉल है तो वो कंडीशन कैसी कहलाती है? डोमिनेंट। और अगर वो छोटा है तो उस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फ यानी कि रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, तो ये अब देखो ये वाले जो कैरेक्टर्स थे इनको उन्होंने टेबल की फॉर्म में भी दिया है फिगर 5.1 में, सॉरी टेबल 5.1 में। अब ये एक्सपेरिमेंट किए कैसे जाते हैं? हमें देखो, क्योंकि आंकड़े तो हम तभी जुटाएंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के, उससे हम देखेंगे कि अच्छा कौन सा कैरेक्टर किस तरह से किस रूल को फॉलो करके ट्रांसफर हो रहा है। पहला लॉ एक बार फिर से सुन लो। पहला लॉ ये है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी कि जब दो एलील अलग अलग होते हैं तो उनमें से एक एक्सप्रेस होता है और दूसरा साइलेंट रहता है। एवरेज कंडीशन नहीं आती। इसका मतलब यह है कि अगर एक टॉल वाला एलील है और एक शॉर्ट वाला ड्वार्फ वाला एलील है तो एवरेज हाइट नहीं होगी प्लांट की, है ना। दोनों में से कोई एक डोमिनेट करेगा। जैसे इस केस में टॉल प्लांट कर रहा था तो प्लांट की हाइट टॉल ही होगी, है ना, ना तो छोटी होगी ना एवरेज होगी। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो फिगर 5.2। फिगर 5.2 में जो कंसेप्ट दिया है वो दिया है इन्होंने इमेस्कुलेशन का, बैगिंग का। सबसे पहले देखो ये वाले डायग्राम में इन्होंने क्या किया कि एक फ्लावर लिया, वो फ्लावर था पर्पल कलर का। टी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं ये होते हैं कैसे? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मोनोशियस। एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्टेमन भी है और कार्पेल भी है। ठीक है, अब सपोज करो पर्पल वाले फ्लावर के पास इन्होंने ये वाला सिंबल बनाया, इसका मतलब ये क्या है? ये एक फीमेल प्लांट, फीमेल फ्लावर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अब जब वो फीमेल है तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसके स्टेमन्स को कट करके रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसके अपने ही पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर जाकर क्या कर देंगे? जर्मिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या दिखाया, रिमूवल ऑफ एंथर्स, इमेस्कुलेशन। उसके बाद दूसरा व्हाइट कलर का जो फ्लावर है उसको उन्होंने माना है मेल, क्योंकि व्हाइट वाले के पास क्या सिंबल लगा हुआ है? ये वाला, है ना, इसको इन्होंने मेल माना है। अब क्या करते हैं? व्हाइट वाले के पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद हम देखते हैं कि जितने सीड फॉर्म हुए इस फर्टिलाइजेशन की वजह से, वो सीड में वाले को अगर बोया जाए तो किस कलर के फ्लावर पैदा होंगे? तो किस कलर के फ्लावर पैदा होंगे? नीचे देखो 6 प्लांट्स दिखाएं, अब सबके सब कैसे हैं? पर्पल। तो इससे क्या बात साबित होती है कि पर्पल वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है। पर्पल कलर के फ्लावर डोमिनेंट है और ये जो व्हाइट कलर के फ्लावर है ये कैसे हैं? ये रिसेसिव है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हम स्टडी कर रहे हैं। देखो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं इसमें जनरेशन्स होती है। जैसे सबसे पहली जो जनरेशन होती है इसको हम लिखते हैं पेरेंट। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है
फॉर्मेशन। ये मैं क्रॉस बनाने के तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं पेरेंट, फिर लिखते हैं गैमीट्स और उसके बाद आती है F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसको मैं क्रॉस बना के समझाता हूँ कि ये सब क्रॉस कैसे होते हैं। सपोज करो कि एक पेरेंट था जो पर्पल फ्लावर को इंडिकेट करता था और पर्पल को वॉयलेट भी कहते हैं, तो उसको हम बी से इंडिकेट करेंगे। और दूसरा जो फ्लावर था वो था वाइट। और वाइट में वाइट कलर डोमिनेंट नहीं होता है ना, इसीलिए हम उसको इंडिकेट करेंगे स्मॉल बी से। अल्फाबेट वो लिया जाता है जो कि डोमिनेंट ट्रेड का होता है, नहीं तो हम यहाँ क्या लेते डब्ल्यू। अब बात आती है, अब मैंने तुम ये कहोगे कि सर आपने दो बार क्यों लिखा। दो बार इसलिए लिखा क्योंकि सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, तो इस प्लांट के जो सेल्स होंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे। इसका मतलब हर जीन की उनके पास दो कॉपी होगी, दो एलील्स प्रेजेंट है ना, तो ये दो एलील्स हैं। सपोज करो ये वाला जो प्लांट है इसके पास फ्लावर के कलर के ये दो एलील्स हैं, दोनों वॉयलेट वाले हैं, इसके पास दोनों व्हाइट वाले हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पेरेंट। इस ऑर्गेनिज्म के पास ये कॉम्बिनेशन था, इस ऑर्गेनिज्म के पास ये कॉम्बिनेशन था। अगला स्टेप होगा गैमीट। गैमीट में क्या होगा कि ये वाले जो गैमीट नहीं है इसके पास कॉम्बिनेशन है, आधे गैमीट में ट्रांसफर होंगे, आधे में ये वाला आ जाएगा, आधे में ये वाला आ जाएगा। ऐसे इसमें आधे में ये वाला और आधे में ये वाला है ना। तुम कहोगे सर ये तो सेम ही है। ये वाली कंसेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के जब हम देखते हैं कि मेल्स के पास और एक्स और वाई कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें आधे स्पर्म्स में जाता है एक्स 23rd पोजीशन पे और आधों में 23rd पोजीशन पे वाई आता है, इसीलिए यहाँ में ये वाली बात समझा लो। ठीक है, तो आधे गैमीट्स हो गए ऐसे और आधे हो गए ऐसे। यहाँ पर भी ऐसी है, आधे ऐसे और आधे ऐसे। इसके बाद आती है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो क्या बनेंगे। ये वाले बी का इस वाले बी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है। वॉयलेट वाला कौन सा पेरेंट था, वॉयलेट वाला था फीमेल और ये व्हाइट वाला था मेल। वैसे फर्टिलाइजेशन में और प्रोसेस में इन चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि कौन मेल है कौन फीमेल, वहां तो बस गैमेट्स का फ्यूजन है। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अगला पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, इससे बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इनका और फिर इनका। यानी कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हम सब बना देते हैं और उसके रिजल्ट में हम क्या देखते हैं कि सारे कॉम्बिनेशन सेम है, कैपिटल बी स्मॉल बी। उसका कारण ये था कि ये भी होमोजाइगस था, ये भी होमोजाइगस था, ये होमोजाइगस डोमिनेंट था, ये होमोजाइगस रिसेसिव था। ठीक है, अब इन सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ये सब हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन के यानी F1 जनरेशन के, और सबके सब है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्यों है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि बाहर से देखने पे हमें क्या लगेगा कि सबके पास वॉयलेट फ्लावर्स हैं, जैसा कि फिगर 5.2 में लिखा है वॉयलेट फ्लावर है। इसका मतलब हमें तो ये लगेगा कि इसके पास भी वॉयलेट थे तो ये तो इसके जैसे ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस हमें स्मॉल बी भी आ गया है वहां से उस पेरेंट से, जिसकी पुष्टि सेकंड उसमें होगी, सेकंड जो जनरेशन बनेगी उसमें होगी। तो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ये वाले तो सारे एक जैसे आ गए, इसका मतलब रेशो क्या आ गई 4:0 ना, दूसरा कैरेक्टर तो लॉस्ट ही हो गया। तो कहाँ चला गया वो दूसरा कैरेक्टर, उसको देखने के लिए उन्होंने इस प्लांट की क्या करी, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन।
सेल्फिंग का मतलब ये होता है कि चूंकि ये फ्लावर जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल हैं, तो इन्हीं के पॉलन ग्रेन को इन्हीं के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देते हैं, है ना। इन लोगों के इन्हीं के पॉलन ग्रेन को इन्हीं के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देते हैं, उसी को सेल्फिंग कहते हैं। तो इस अब फिर बनेगा दूसरा क्रॉस। पहले क्रॉस के बाद ये कॉम्बिनेशन बना था, अब हम इस फ्लावर की कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फिंग। तो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसका मतलब यही कॉम्बिनेशन पॉलन ग्रेन का है और यही कॉम्बिनेशन एग का है। ये पेरेंट जनरेशन होगी। अब इसका गैमीट कैसे बनेंगे, आधे ऐसे और आधे ऐसे। इसमें फिर क्या होगा, आधे ऐसे और आधे ऐसे। अब फिर इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो क्या है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसके बाद इसका बनेगा स्मॉल बी, कैपिटल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी भी लिख सकते हैं। फिर आएगा स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब देखो कैपिटल बी कितने 1, कैपिटल बी स्मॉल बी कितने 2 और स्मॉल बी है 1। तो इनके बीच में एक रेशो आ गई जिसका नाम है 1:2:1। ये रेशो कैसी है, ये पहले से अलग है, 4:1 से अलग। तो इसका मतलब यह है कि एक हर 4 में से एक कैसा होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा, और 2 कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे। एक कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो ये वाला जो क्रॉस है, जिसको इस जनरेशन को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे F2 जनरेशन। इस क्रॉस से हमें ये पता लगता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो पहले वाले क्रॉस में हमें नहीं दिखा रहा, वो भी बाद में आता है F2 जनरेशन में, ठीक है, वो भी बाद में निकल के आता है। देखो पेज 72, पेज 72 पर फिगर 5.3 में इन्होंने एक क्रॉस दिखाया है। इसमें इन्होंने टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस किया। उसके बाद F1 जनरेशन में देखो दोनों प्लांट है टॉल। इसके बाद F2 जनरेशन में क्या दिखता है, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। वही मैंने यहाँ पर इस तरीके से समझा है। अब देखो कुछ चीज़ मुझे और बतानी है तुम्हें, और उसके बाद आज की क्लास खत्म। दो टर्म बतानी है, एक तो है फिनोटाइप और एक है जीनोटाइप। फिनोटाइप और एक है जीनोटाइप। कोई भी प्लांट बाहर से कैसा या ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा लगता है उसको उसका फिनोटाइप कहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाला जो प्लांट है ये क्या, इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा वॉयलेट फ्लावर, ठीक है, वो वॉयलेट दिखेगा। और जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप तो कैपिटल बी स्मॉल बी है। इसी तरह से स्मॉल बी जो होगा ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा वाइट। तो वाइट उसका फिनोटाइप है और जीनोटाइप है उसका स्मॉल बी, है ना। तो जीन्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जीनोटाइप, और बाहर से वो कैसा दिखेगा उसे कहते हैं फिनोटाइप। एक और टर्म जो मुझे आज बतानी है वो है मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होते हैं जहां पर हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे हम फ्लावर के कलर की बात कर रहे हैं, है ना, या प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। देखो नेचर में कभी भी अकेला एक कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, वहाँ सैकड़ों हजारों कैरेक्टर एक साथ ट्रांसफर होते हैं। हम एक कैरेक्टर अभी इसलिए स्टडी कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि आराम से हम उसे समझ सकें, ठीक है। तो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें एक कैरेक्टर के ट्रांसफर को स्टडी किया जाता है।
फिर आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें 2 कैरेक्टर के ट्रांसफर को स्टडी किया जाता है, एंड सो ऑन, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है पुनेट स्क्वायर। क्या होता है पुनेट स्क्वायर, एक बार इसको देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुनेट। इन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया कि हम इस तरह से क्रॉस बनाने की बजाय हम एक स्क्वायर भी बना सकते हैं, जिसमें कि हम क्या देखेंगे, जिसमें हम पॉसिबल आउटकम्स को देख सकते हैं। जैसे अब ये वाला जो पेरेंट है ये कितने तरह के गैमेट्स बना सकता है, 2। ये वाला पेरेंट 2 तरह के, तो हम क्या करेंगे, 2/2 का एक स्क्वायर बना लेंगे। 2/2 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी दोनों साइड में 2 खाने हैं, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, इसे 2/2 स्क्वायर कहते हैं। और उन दोनों गैमेट्स को यहाँ लिख लेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये था कौन सा, सपोज ये मेल था, और इधर लिख लेंगे दूसरे को, और सपोज करो ये था। अब इनके पॉसिबल आउटकम्स देख लेंगे, है ना। तो ये और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। ये और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल बी। ये और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल बी। ये और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी। अब हम काउंट करके देख सकते हैं, कैपिटल बी कितने हैं, 1 जैसा कि वहाँ दिया है। कैपिटल बी स्मॉल बी कितने हैं, 2 जैसा कि वहाँ दिया है। स्मॉल बी 1 है, वो यहाँ भी दिया है। बात एक ही है, उसको वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये है पुनेट स्क्वायर मेथड। फिगर 5.4 में इन्होंने पुनेट स्क्वायर मेथड से टॉल वाला जो कैरेक्टर था उसके ऊपर बेस्ड क्रॉस को समझाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम लोग पढ़ो, प्रॉब्लम्स हो तो कोई